याद है कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया जो है बॉयकॉट मालदीव के ट्रेंड से पटा हुआ था। ईज माई ट्रिप ने तो मालदीव की टिकट बुकिंग ही बंद कर दी थी। खबर आई थी कि हजारों की संख्या में लोग मालदीव में होटल टिकटें कैंसिल कर रहे हैं और जिन्होंने टिकट बुक की थी उन्होंने भी टिकट कैंसिल की। ऐसा लग रहा था मानो भारत और मालदीव के बीच कभी बात ही नहीं होगी। मगर इस बीच ऐसी खबर आई जो बॉयकॉट मालदीव का झंडा बुलंद करने वालों को पसंद नहीं आएगी। दरअसल भारत ने अपने बजट में मालदीव के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ा दी है। 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खर्चों के ब्यौरे से ये जानकारी मिली है। एक्सपेंडिचर बजट के दस्तावेज बताते हैं कि अगले वित्त वर्ष में मालदीव को विकास के लिए 600 करोड़ रुपए देने का इंतजाम किया गया है। 1 फरवरी 2023 को पेश बजट में वित्त मंत्री ने इस मद में 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, यानी पूरे 50% की बढ़ोतरी। ये आंकड़े सामने आने के बाद से बॉयकॉट मालदीव चलाने वालों को ठगा हुआ सा फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि इधर हम मालदीव के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, उधर अपनी ही सरकार मालदीव पर पैसे लुटाए जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? तो जवाब है, मालदीव और भारत के साथ जो भी कहासुनी हुई है वो आधिकारिक नहीं थी। कुछ मालदीव के नेताओं ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, जिस पर देश के लोगों ने गुस्से में बॉयकॉट मालदीव जैसे ट्रेंड शुरू कर दिए। मगर इस विवाद में ना तो मालदीव की सरकार की कोई भूमिका थी और ना ही भारत सरकार की। जिन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा है उन्हें ये समझना होगा कि दो देशों के आपसी रिश्ते हमारी और आपकी भावनाओं के आधार पर नहीं चलते। दो देशों के जो रिश्ते होते हैं वो भू राजनीतिक मायने होते हैं उन रिश्तों के। लेकिन इतना उदास होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक खेल हुआ है। खर्च के आंकड़े पिछले साल के बजट एस्टिमेट से ज़रूर ज़्यादा है, मगर असल में इस साल जो हमने खर्च किए हैं उसके मुकाबले सरकार ने कम ही ग्रांट का इंतजाम किया है। दरअसल एक्सपेंडिचर बजट के दस्तावेज में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में संशोधित बजट अनुमान भी पेश किया है। उसमें बताया गया है कि मालदीव में भारत का खर्च 400 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले बढ़कर 770 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस तरह देखें तो सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के खर्चे यानी 770 करोड़ के मुकाबले अगले साल के लिए 22% कम ग्रांट ही दी है। मगर हमने बॉयकॉट की भावनाओं को किनारे रखकर ये समझने की कोशिश की कि भारत आखिर मालदीव को पैसे दे क्यों रहा है और हमने वहाँ इस साल अपने बजट एस्टिमेट से ज़्यादा खर्चा क्यों किया। क्या इसके कोई मायने हैं? हमें लगा कि इन सवालों का जवाब देने से पहले दर्शकों को संशोधित बजट अनुमान जैसी चीज़ों के बारे में समझा देते हैं। इसके लिए हमने पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग से बात की। सुभाष गर्ग 3 दफ़ा बजट बनाने वाली कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। जब आप नए साल का बजट पेश कर रहे हो, अगले साल का बजट पेश कर रहे हो, तो जो साल चल रहा है उस पे क्या खर्चा होना है उसका और रियलिस्टिक और क्लोज टू एक्चुअल्स के हिसाब से आप अपना एस्टिमेट बता दीजिए। वरना तो जो आप अगले साल का बजट भी पेश करोगे उसी स्कीम पे आप कितना खर्च करोगे और आपको ये नहीं बताया जाए कि इस साल जो खर्चा होने वाला है वो कितना है, तो उचित नहीं होगा ना। इसलिए रिवाइज एस्टिमेट्स पेश करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि सरकार ने अंदाजा रखा था कि साल भर में मालदीव में हम 400 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, मगर अब सरकार ने कहा है कि ये खर्चा 770 करोड़ रुपए तक रह सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी या कमी के क्या मायने होते हैं, इस पर सुभाष गर्ग क्या कहते हैं, सुनिए। ये रिवाइज अनुमान लगाया बेहतर इंफॉर्मेशन के आधार पे, तो किसी में ज्यादा हो सकता है और किसी में कोई स्कीम चली नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई। तो ये रिवाइज अनुमान में जो फर्क है उसके लिए सरकार फिर बाकी पैसे के लिए संसद को या विधानसभा को, जैसी भी स्थिति होती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि अब हमें इस स्कीम में इतना पैसा चाहिए, तो आप हमें और बाकी दे दीजिए। और जिस स्कीम में कम खर्चा होता है उस स्कीम में हम सरेंडर कर देते हैं अपना पैसे को। तो वो एक कानूनी प्रक्रिया है। एस्टिमेट प्रक्रिया पेश करना एक अलग चीज है, और साथ में उसके हिसाब से जो आपको ज़्यादा और कम पैसे चाहिए उसको एक हम लोग सप्लीमेंट्री बिल कहते हैं। शुरू में पार्लियामेंट ऑथराइज करती है एक बिल के माध्यम से, जिसको अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, विनियोग बिल। तो अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से तो पार्लियामेंट ये ऑथराइज कर सकती है कि आप इस स्कीम के लिए कितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड, जहाँ पे सरकार का पैसा रहता है, वहां से निकाल सकते हैं। राइट। और अगर ज्यादा हो गया
ज़्यादा होने की खर्चे होने की उम्मीद है तो एक सरकार सप्लीमेंट्री बिल पेश करती है उनके पास में, और पार्लियामेंट की अनुमोदन ले लेती है कि भाई इस स्कीम के लिए हमें इतना पैसा और चाहिएगा, उसकी स्कीम की अनुमोदन मिल जाता है। तो ये तरीका जो, अगर ज़्यादा कम का हिसाब किताब करने के लिए इस माध्यम से जितना अनुमान है उसके हिसाब से पैसे की व्यवस्था पार्लियामेंट की मदद से या अप्रूवल से कर सकते। ये तो मोटा मोटी हिसाब समझ लिया कि सरकार का बजट अनुमान से ज्यादा या कम क्यों होता है और इसके मायने क्या होते हैं। अब वापस लौटते हैं मालदीव पर। भारत आखिर मालदीव को पैसे क्यों भेजता है, उसे दिया जाने वाला ग्रांट क्यों बढ़ा दिया गया और इसके मतलब क्या निकाले जाने चाहिए। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मनीष कुमार ने बताया कि मालदीव पर मद बढ़ाने की एक कॉमन वजह जो है मानी जा रही है वो है मालदीव में चीन की बढ़ती दखलंदाजी, और भारत के पास इसका एक ही तोड़ है, मालदीव में अपना प्रभुत्व बढ़ाना, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए ही हो सकता है। इस मसले को और डिटेल से समझा रहे हैं पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग। पड़ोस में कई देश हैं, दुनिया में भी और कई देश हैं जो भारत से कम बेहतर स्थिति में है। तो ये भारत अपना कर्तव्य समझता है कि भाई ऐसे देशों को मदद हमें करनी चाहिए, ठीक है, कि जहाँ पे हम ग्रांट देना चाहते हैं, बिना क्रेडिट वाली मदद देना चाहते हैं, उसका प्रावधान हम अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके माध्यम से करते हैं, क्योंकि वही हमारी एक पॉलिटिकल एजेंसी भी है जो उस देश में उपस्थित रहती है। वहीं पे उन हमारे एम्बेसडर दूसरे लोग भी रहते हैं। तो अगर हमारी जो फिजिकल प्रेजेंस भी है और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी है तो एमईए के माध्यम से होती है, और एमईए के माध्यम से ही कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी और साथ में ये कोऑपरेशन वाले ऑब्जेक्टिव्स है वो भी हासिल हो सकते हैं। तो मालदीव्स भी हमारे पड़ोस का कंट्री है। अभी वहाँ सरकार बदली, उससे पहले हमारे जो उनके साथ रिश्ते थे वो बहुत बेहतर थे। इनफैक्ट 2019 या 18-19 में जब पुरानी सरकार आई थी वो हमारे नज़दीक थी, उससे पहले भी सरकार जो थी वो हमारे नज़दीक नहीं थी। तो जब वो सरकार आई 2018 में तो उस समय भारत ने अपना कोऑपरेशन काफ़ी बढ़ा दिया उनको, तो भाई ठीक है हम आपको इसके लिए भी दे देंगे, उसके लिए भी दे देंगे। और वो जो कमिटमेंट चल रहा था वो आपने इस साल के भी बजट में देखा। इस साल के बजट में प्रावधान था, ये तो सरकार तो अभी बदली है 1-1.5 महीने पहले, बट बजट का प्रावधान तो इस साल के लिए आपने फरवरी में ही कर दिया था, और वो आपके कमिटमेंट भी थे। तो वो कमिटमेंट के हिसाब से एक्चुअली इस बार ज़्यादा ज़रूरत पड़ी इस साल को देने के लिए। तो आपने एक्चुअली रिवाइज एस्टिमेट्स में मालदीव्स के लिए पैसे बढ़ा भी दिए हैं थोड़े से। ये इस तरह से देखना चाहिए कि ये हो सकता है एंड मोस्ट लाइकली कि ये खर्चा पहले हो चुका सरकार बदलने से पहले वहाँ पे। अब सरकार बदली है, वो हमारे हक में नहीं है, तो अब अगले साल के लिए उसका प्रावधान घटा दिया है एड का, क्योंकि जो कमिटमेंट है पहले के किए हैं वो तो सब भारत सरकार पूरा करना चाहेगी। कि भाई ठीक है, आपके लिए मान लीजिए एक प्रोजेक्ट के लिए कहा गया था कि भाई इस पे हम आपको 100 करोड़ रुपए दे देंगे, और वो प्रोजेक्ट आधा पूरा हुआ है, अभी उसमें 50 करोड़ का खर्चा बाकी है। तो वो प्रावधान तो भारत एक जैसा देश है उसकी क्रेडिबिलिटी में ठीक है, हम तो प्रावधान रख के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ मालदीव को पैसा दिया है। विदेश मंत्रालय को इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए कुल 22,154 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने सबसे ज्यादा मदद भूटान को दी है। भारत ने भूटान की मदद के लिए 2,068 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हालांकि ये रकम भी बीते सालों की तुलना में कम है। साल 2023-24 में भूटान के लिए 2,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। भूटान के बाद अब दूसरी सबसे बड़ी मदद पाने वाला देश नेपाल है। भारत ने नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों को भी बीते सालों की तरह इस बार भी मदद दी जाएगी। ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए भी बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी उपासना ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।